हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस फिजिक्स लेक्चर में। आज का जो फिजिक्स लेक्चर है वो बेस्ड है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर। बेसिकली केपलर ने 3 लॉ प्रोड्यूस किए, जिसमें से पहला लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज एंड द लास्ट थर्ड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और तीनों लॉ को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ के बारे में। केपलर अपने पहले लॉ में क्या कहते हैं? केपलर ने अपने पहले लॉ में कहा कि ईच प्लैनेट revolve around the sun and sun in fixed elliptical orbits and sun is present at one focus out of two. This is Kepler's first law. केपलर ने अपने पहले लॉ में कहा कि इस सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं और सन उस इलिप्ट के 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर हमेशा मौजूद रहेगा। जैसे कि सपोज करते हैं कि कोई प्लैनेट इस इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है, मींस प्लैनेटरी मोशन कर रहा है, और इस इलिप्ट का एक फोकस है F1 और इस इलिप्ट का दूसरा फोकस है F2। अकॉर्डिंग टू द लॉ केपलर्स फर्स्ट लॉ, सन इन 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर हमेशा मौजूद रहेगा। हमने अज्यूम किया कि सन इस फोकस पर मौजूद है, यह है सन जिसको मैं सिंबॉलिकली एच कर रहा हूं, और सन का हम मास अज्यूम करके चलेंगे कैपिटल N। अब जो प्लैनेट होगा, प्लैनेट इस इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा होगा, मींस ये हमारा इलिप्टिकल पाथ। क्योंकि कोई पार्टिकल या सिस्टम या ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए इक्वेशन होती है। ऐसे ही अगर प्लैनेट, सपोज प्लैनेट यहां पर है और प्लैनेट इस सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके मोशन का जो इक्वेशन होगा वो कुछ डिफाइन होगा ऐसे: x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। वेयर हमने अज्यूम किया कि ये जो एक्सिस दिख रहा है इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस को हम कहेंगे वाई एक्सिस, और जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करेंगे इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ दिस इलिप्स। नाउ द वैल्यू ऑफ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 2a, which is called as major axis of this ellipse, and this distance is called minor axis of this ellipse. ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से यहां तक की जो दूरी हमने उसको 2s होकर आया है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इसको हम कहेंगे a, और जिसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। लाइक दैट यहां से यहां तक की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे एज b,
और जिसको हम कहेंगे सेमी माइनर एक्सिस। जब कोई प्लैनेट, जिसका ये प्लैनेट है और इस प्लैनेट के मास को स्मॉल एम से रोल करा रहे हैं, और जब कोई प्लैनेट सन के सबसे ज्यादा नजदीक हो, सबसे ज्यादा पास हो, तो वो इस पोजीशन ऑफ प्लैनेट को हम कहेंगे पेरिजी, या हम इसको बोल सकते हैं पेरिहेलियन। और जब प्लैनेट सन से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है तो इस प्लैनेट की पोजीशन को हम कहते हैं अपोजी, क्या बोलेंगे, अफेलियन। मीन्स wherever the planet is very near to the sun, then the position of planet is called perihelion, and when planet is much far away from the sun, then the position of planet is called aphelion. And the nearest distance between planet and sun is defined as R2, and the furthest distance between sun and planet is symbolically represented as R1. And this is the center of ellipse and this is the sun. तो यहां से अगर हम बात करें इसेंट्रिसिटी की, इसेंट्रिसिटी जिसका सिंबल होगा E, और इसको डिफाइन करते हैं, द इसेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस OS to the distance OP. This is the position of planet P, hence distance OP. Now we have to find the distance OS, and the value of OP is what? OP is A. Now it becomes OS, it becomes AE, and the value of OS is AE. Means ये वाली जो दूरी है यहाँ से तक की, ये हमारे डिस्टेंस निकल के आई है AE। अगर ये डिस्टेंस AE है तो फिर ये वाली डिस्टेंस भी AE होगी। अगर हम यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वही फाइंड कर सकते हैं। R2 की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से देखते हैं डायग्राम से। अगर हम OP में से OP से अगर हम OS को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिल जाएगा R2, मींस R2 डिफाइन हो जाएगा OP माइनस OS, और OP का वैल्यू A है और OS का वैल्यू हम निकाल चुके हैं AE। A कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस E। दिस इज द वैल्यू ऑफ R2। अगर सिमिलरली R1 को डिफाइन करना तो R1 क्या हो जाएगा, R1 S से A तक का डिस्टेंस है तो इसको हम बोलेंगे SO प्लस OA। इसको डिफाइन करेंगे SO प्लस OA। SO का वैल्यू यहाँ डिफाइन है AE प्लस OA का वैल्यू है A। यहाँ से A कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस E। यह वैल्यू ऑफ R1। बात करते हैं लोग रिलेशन बिटवीन A एंड B। मीन्स सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के बीच क्या रिलेशन होगा, तो इसके बीच रिलेशन होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। E is what? E is the eccentricity, and eccentricity decide the path of particle, circular or elliptical. Like that. Suppose we take the value of E is 0. Then what is the relation between B and A? So B square is equal to A square into 1 minus 0, because the term eccentricity is 0. So we get here B is equal to A. Now from equation of ellipse, x square over A square प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, क्योंकि b बराबर a है तो यहाँ पर b की जगह पे a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से इक्वेशन हमारा आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और ये हम बहुत अच्छे जानते हैं, ये इक्वेशन है सर्किल का। इसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल।
क्या पता चल रहा है कि जब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 होगा तो जो पाथ ऑफ प्लैनेट होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक, तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फॉर प्लैनेटरी मोशन, कंडीशन ये होगी कि इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा हो या लेस देन और इक्वल हो किसके, बल के। अगर इसेंट्रिसिटी 0 और बल के बीच लाई कर रहा है तो डेफिनेटली प्लैनेट का जो रिवोल्यूशनरी पाथ होगा वो हमेशा इलिप्टिकल होगा। अदरवाइज अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो प्लैनेट का जो रिवॉल्विंग पाथ है वो सर्कुलर होगा। तो हमने कुछ समझा, थोड़ा सा इलिप्स के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो जब वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा मीन्स अगर प्लैनेट अपोजिट चलकर वापस अपोजिट पे आ जाता है तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड चल लेता है। इसमें जो एरिया का फॉर्मूला आएगा वो होगा पाई इंटू ए इंटू बी। ए इज वॉट, ए है सेमी मेजर एक्सिस और बी है सेमी माइनर एक्सिस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ पाई ए बी इज कॉल्ड एरिया ऑफ इलिप्स। Now we move for Kepler's second law. Kepler's second law। केपलर ने अपने सेकेंड लॉ में क्या कहा, केपलर ने कहा कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लैनेट्स to the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time। केपलर ने अपने सेकंड लॉ में कहा कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लैनेट्स to the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time। चलो उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। फर्स्ट लॉ में हम ये तो जान चुके हैं कि जो भी प्लैनेट होगा उसका मोशन का जो पाथ होगा वो होगा इलिप्टिकल। तो ये रहा हमारा किसी भी जनरल प्लैनेट का इलिप्टिकल पाथ। इस फोकस पर मौजूद है सन जिसको हम एस सिंबल से डिनोट करेंगे और मास कैपिटल एन। सपोज कीजिए कि किसी टाइम स्टैंड पर प्लैनेट इस पोजीशन पर मौजूद है और यह है प्लैनेट का पोजीशन ए। प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली ये लाइन है हमारी। अब मान लीजिए ए से किसी नेक्स्ट पोजीशन बी तक जाने में इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम इंटरवल है वो है t1। तो ए से प्लैनेट को मूव करते हुए जब बी तक आता है तो कितना टाइम लगता है t1। तो इसने एरिया कितना कवर कर लिया, सपोज एरिया इज A1 एंड और किसी अदर टाइम इंटरवल में अगर हम इसको चेक करें तो हमने कहा कि प्लैनेट सपोज यहाँ पर है किसी पोजीशन सी पर किसी भी टाइम इंटरवल के बाद और सी से मूव करके कहाँ पहुंचता है, डी पर पहुंचता है इन टाइम इंटरवल t2। अब इसने कितना एरिया शिफ्ट किया है, सपोज द शिफ्ट एरिया इज बिकम्स A2। Then according to Kepler's second law, A1 over T1 बराबर A2 over T2 is always constant।
मीन्स इफ T1 बराबर T2 देन A1 मस्ट इक्वल टू A2। मतलब जब प्लेनेट ए से बी चल रहा है तो टाइम इंटरवल कितना है T1 और एरिया शिफ्ट कर रहा है A1। फिर प्लेनेट सी से डी चल रहा है कितने टाइम इंटरवल में T2 में, और एरिया कितना शिफ्ट कर रहा है A2। जब T1 T2 बराबर होंगे तो A1 A2 भी बराबर होंगे। इससे पता चलता है मीन्स एरियल वेलोसिटी ऑफ planet remains constant, means dA over dt is constant। जैसा कि हमने कैप्लर्स फर्स्ट लॉ में जाना कि प्लैनेट का ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं पेरिजी, और प्लैनेट की इस पोजीशन को हम बोलते हैं अपोजी। अब क्योंकि प्लैनेट्स इस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अगर प्लैनेट का पोजीशन P है तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो टेंजेंशियल होगा, और वेलोसिटी वेक्टर हमने इसका यूज किया v2, और ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट एंड सन इसको हमने डिनोट किया एज r2। किससे डिनोट किया इसको हमने r2 से। वैसे ही जब प्लैनेट फर्देस्ट डिस्टेंस ऑफ सन से जिसको हम कहते हैं अपोजी, और इस डिस्टेंस को हमने शो कराया किससे r1 से। जब प्लैनेट ए पॉइंट पर होगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा टेंजेंशियल v1। अगर किसी टाइम इंस्टेंट पर प्लैनेट यहाँ मौजूद है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा अलोंग द टेंजेंट, अगर यहाँ पर है तब भी कितना होगा अलोंग द टेंजेंट, मींस दीस वेलोसिटीज आर टेंजेंशियल वेलोसिटीज। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v2 एंड v1? पेरिजी पर वेलोसिटी और अपोजी वेलोसिटी सेम होगा कि अलग अलग होगा, इसको एनालाइज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ये प्लैनेट का मास स्मॉल एन है और सन का मास कैपिटल एन है। ये रहा प्लैनेट और ये है सन। प्लैनेट का मास स्मॉल एन, इसका मास कैपिटल एन। इनके बीच का जो दूरी है हमने डिफाइन किया एज r2। अब डेफिनेट सी बात है क्योंकि दोनों मास बॉडीज हैं तो इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पुलिंग फोर्स होगा। तो सन इस प्लैनेट को अपनी तरफ खींच रहा होगा बाय सम फोर्स व्हिच इज Fg नोन एज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। और इस फोर्स का जो वैल्यू होगा जब प्लैनेट पेरिजी पर मौजूद हो तब Fg का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा G m ओवर r2²। यहाँ से पता चलता है कि जो नीचे दिया r2 ये सेंट्रल डिस्टेंस होता है। सेंट्रल डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उतना कम होगा, सेंट्रल डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि ज्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है जब प्लैनेट पेरिजी पर है, मतलब जब प्लैनेट पेरिजी पर होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, जब प्लैनेट अपोजी पर होगा उससे। और यही फोर्स जो है जो कि जिस बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये फोर्स वर्क करता है एज सेंट्रीपिटल फोर्स बाय मींस द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है mv² ओवर r। देन अगर Fg का वैल्यू मींस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। मींस Fg अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट भी ज्यादा होगा। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ पे ज्यादा है? पेरिजी पे ज्यादा है। मींस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट पेरिजी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट अपोजी। सो वेलोसिटी एट अपोजी will less than velocity at perigee, because force is greater than force due to gravitation at perigee greater than force due to gravitation at apogee, then the velocity of planet at perigee will also greater than velocity of planet whenever planet is present at apogee. Hence the velocity of planet at perigee is v2, which is greater than velocity of planet at apogee.
Now they analyze this data by using further calculation. हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, एरियल वेलोसिटी का dA ओवर dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको चेक करते हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, और हम फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2। जैसा कि हम जानते हैं, according to Kepler's first law, each planet revolves around the sun in fixed elliptical orbits. Hence, assume this is suitable elliptical path of any planet around the sun. This is the position of sun having mass capital M, and suppose this is the position of planet at perigee, and this is position of planet at apogee. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने डिफाइन कर रखा है R2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिफाइन कर चुके हैं एज R1। R2 का वैल्यू कितना डिफाइन है, a इंटू वन माइनस पी, और R1 का वैल्यू डिफाइंड है a इंटू वन प्लस पी। ये पोजिशन ऑफ प्लैनेट हमारा है पेरिजी का, और ये हमारा अपोजी पोजिशन ऑफ प्लैनेट एट अपोजी। नाउ सपोज at an instant planet is present at the position A, and this is the radial vector outward the sun, and we take a very small arc, this, and planet moves from A to B for a very small period of time, which is dt. dt is what? Very small interval of time, dt। हमने अज्यूम किया है कि प्लेनेट का इनिशियल पोजीशन ए पर है और फाइनल पोजीशन बी पर है, और ए से बी तक जाने में जो टाइम लगता है वो है dt, और dt यहाँ पर बहुत छोटा टाइम है। तो ए से बी तक जाने में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि dt बहुत छोटा टाइम है, तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत छोटी होगी। मीन्स इसमें ए से बी तक जाने में वेलोसिटी में जो चेंज है वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, जिसको हम लगभग नेग्लेक्ट कर देंगे। हमको यहाँ ऑब्टेन करना है ये एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है इसको ऑब्टेन करना है, क्योंकि प्लैनेट टेंजेंशियली मूव करता है। इसका स्पीड यहाँ पर हमने लिया v, और इस वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल हमारा थीटा। तो इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं डायग्राम को, ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारा रेडियस वेक्टर और ये है वेलोसिटी वेक्टर। तो इसके बीच का ये जो एंगल है ये कितना है, ये थीटा एंगल है, और हमको ये वाला जो एरिया है इसको ऑब्टेन करना है। तो यहाँ से आगे कई जो दूरी है इसको बोलेंगे हम रेडियस, जिसकी यहाँ पर शो कर आएगा रेडियस। स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ए और बी, ये एक बहुत स्मॉलेस्ट आर्क है, बहुत छोटा आर्क है, और ये आर्क लगभग लीनियर दिखाई देगा क्योंकि बहुत छोटे इंटरवल के लिए है। ये हमारा आर हो गया बेस, तो बेस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे हम हाइट। ये एंगल थीटा, तो ये अंदर वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा किस में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव। और यहां से अगर हम डिफाइन करें साइन थीटा को,
तो साइन थीटा हो जाएगा, इस ट्राइंगल में देखिए ए बी और इस पॉइंट बोल दीजिए सी, तो ए बी ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री जाने वाला है, ये होगा हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना निकलते आ रहा है क्योंकि स्पीड इसका b है और टाइम कितना है dt, तो डिस्टेंस हो जाएगा b इंटू dt, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से b इंटू dt, यानी कि h का वैल्यू यहां से हम ऑब्टेन कर लेंगे एज b dt साइन थीटा, b dt साइन थीटा, h का वैल्यू यहां से ऑब्टेन कर लिया। बात करते हैं यहां से हम लोग एरिया की, एरिया इस ट्राइंगल के लिए अगर एरिया का फॉर्मूला ऑब्टेन करें तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस है यहाँ पर हमारा r जो कि इस आर्क के लिए रेडियस का काम करेगा, इनटू हाइट, हाइट का वैल्यू है b dt साइन थीटा। तो यहाँ से एरिया, क्योंकि ये बहुत छोटे इंटरवल के लिए, ये जो a से b तक का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है क्योंकि बहुत छोटे इंटरवल के लिए है, तो जो सिर्फ एरिया होगा वो सिर्फ एरिया भी बहुत स्मॉलेस्ट होगा जिसको हम कहेंगे dA। तो ऐसा ऑब्टेन करते हैं हम लोग द रेशियो d ओवर dt, dA ओवर dt, dt को इसके नीचे लाएंगे तो d ओवर dt बन जाएगा और ये हो जाएगा हाफ br साइन थीटा। हमने क्या किया, एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ प्लैनेट और मास ऑफ प्लैनेट से नीचे डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मास से मास फिर डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से हम देखें P बराबर होता है बेटा एनवी, एनवी इज व्हाट, लीनियर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट एट एनी टाइम, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट डिफाइन है ऐसे, एंगुलर मोमेंटम इज r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से आर पी साइन थीटा, तो काम किसकी तरह कर रहा है, ये काम कर रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरह, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए बी साइन थीटा, तो लाइक वाइज आर पी साइन थीटा। क्योंकि हम जानते हैं आर और पी डिफाइंड है एन बी, तो ये हो जाएगा एन बी आर साइन थीटा, एल स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पर कर देंगे तो dA ओवर dt, dA ओवर dt फिर कल क्या आ जाएगा एन बी आर साइन थीटा की वैल्यू L है और अपॉन में कितना है 12, ये आ गया हमारे d ओवर dt इज इक्वल टू L अपॉन 12। हमें प्रूव करना है कि d ओवर dt मींस एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है कि नहीं, तो जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट प्रूव हो जाएगा इट मींस दैट d ओवर dt कंप्लीटली कांस्टेंट होगा। तो आगे बात करते हैं इसकी, ये हमारा जनरल प्लेनेट का इलिप्टिकल पाथ है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सन इस पोजीशन पे मौजूद है और प्लेनेट किसी इनिशियल पोजीशन ए पर मौजूद है। यह है इसका रेडियस वेक्टर जो कि आउटवर्ड होगा, क्योंकि सन का जो मास है वो हमने कैपिटल एम से ड्रॉ कराया है और प्लेनेट का मास स्मॉल एम से ड्रॉ कराया है। इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा जो किधर होगा along the radius and toward the sun, because sun behave as the center because we treat here a very small arc, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो अंदर की तरफ, रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल यहाँ पर है वो एंगल कितना है 180 डिग्री, ये एंगल कितना है 180 डिग्री। अगर हम यहाँ से बात करें according to definition of torque, टॉर्क की डेफिनेशन से अगर हम देखें तो टाउ बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा इन स्केलर फॉर्म, आर रेडियस है, एफ जी है, इनटू साइन थीटा कितना है स्टूडेंट्स 180 डिग्री,
और जैसे कि हम जानते हैं साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब टॉर्क कितना आ गया हमारा 0। मतलब जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, तो उस पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 रहता है। अब अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ whenever the external torque is 0 then angular momentum always conserve। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं फॉर टॉर्क। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ टॉर्क बराबर होता है dl ओवर dt, क्योंकि टॉर्क जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो जो टॉर्क लग रहा है वो 0 है, यानी टॉर्क 0 है, तो ये हो जाएगा dl ओवर dt, यानी कि चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0, हेंस एंगुलर मोमेंटम बिकम्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। इट मींस दैट dA ओवर dt, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। Hence, it is proved aerial velocity of planet whenever revolving around the sun is always constant. Now we have to find the value of velocity of planets at perigee and apogee. Now we have to find the velocity of planet at perigee or apogee. Then this is elliptical path of any planet, and this is the position of sun, and this is the position of planet at perigee, and this is the position of planet at apogee. The velocity at perigee is v2 and the velocity at apogee is v1. The nearest distance between sun and planet is r2 and the furthest distance between sun and planet is r1. And the value of r2 we have already defined as a into 1 minus e, and r1 defined as a into 1 plus e. r2 और r1 की वैल्यू पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, r2 की वैल्यू ये है और r1 की वैल्यू ये है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एट पेरिजी v2 and velocity of planet v1 at apogee. Then how can we find the velocity v1 and v2? We use constant angular momentum, means conservation of angular momentum, conservation law of angular momentum. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कभी अप्लाई कर सकते हो, नेट ऑफ 0। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क 0 होता है, मींस एंगुलर मोमेंटम हमेशा रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम एट पेरिजी विल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट अपोजी। पेरिजी पर अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंड वेलोसिटी v2 इनटू रेडियस r2 इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट एंड वेलोसिटी v1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज r1। Because planet is same, their mass can be cancelled out. Then we can write v2 over v1. v2 over v1 is equal to r1 over r2. And the value of v1 over v2 can be defined as the value of r1 is a into 1 plus e, and value of r2 is a into 1 minus e. Then a cancel out. Then we get the value of v2 over v1 as 1 plus e over 1 minus e.
We assume this is equation number 1. We use this equation in further solution. Now, जैसे कि हम जानते हैं जब भी फील्ड फोर्स मौजूद होता है तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, और यहाँ पर जो फोर्सेस सप्लाई हो रहा है फील्ड फोर्स है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। मीन्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। मीन्स एनर्जी कंजर्व है, मीन्स कंजर्वेशन लॉ में अप्लाई करना है। तो जो एनर्जी, टोटल एनर्जी पेरिजी पर है, वही टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट का होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट एट पेरिजी विल इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट एट अपोजिट, एंड टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट or body or system defined as kinetic energy plus potential energy due to field force. Hence, kinetic energy of planet plus potential energy at planet at perigee will equal to kinetic energy of planet plus potential energy of planet at apogee. And as you know that very well, the potential energy defined as minus g m1 m2 over r square, wherever two mass particles present at a center distance r. In the potential G of the system, it defined as minus gm1 m2 over r square. Now we apply the formula here. Kinetic energy at perigee, because velocity is v2, then kinetic energy becomes half m v2 square minus the value of potential energy at perigee is minus g mass of the sun m, and the mass of planet is small m, then g m over r2 square equal to kinetic energy at apogee, because the velocity is v1, then kinetic energy half m v1 square minus g m over r1. Sorry, the potential energy formula is g m1 m2 over r. अब इनको अरेंज करते हैं, इस टर्म को उधर लेकर आता तो ये हमारे पास है माइनस जी m अपॉन r2, इसको उधर लेकर आए तो प्लस हो जाएगा g m अपॉन r1 बराबर हाफ m v1 स्क्वायर, इसको उधर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर। यहाँ से g m और m को कॉमन ले लें तो माइनस जी एम कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव, मीन्स ये आ जाएगा 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 इक्वल टू, यहाँ से हम कंप्लीटली हाफ एम v1 स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर को हाफ एम v1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा v2 ओवर v1 का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू हम यहाँ पर ऑब्टेन कर चुके हैं। और फ्रॉम इक्वेशन 1 v2 ओवर v1 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से v1 का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो माइनस जी एम और यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करेंगे r2 का, r2 वैल्यू डिफाइन किया a इंटू 1 माइनस ई माइनस r1 का वैल्यू a इंटू 1 प्लस ई इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर 1 माइनस v2 ओवर v1 का वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई और इसका होल स्क्वायर। मास ऑफ प्लैनेट से मास ऑफ प्लैनेट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का जी कैपिटल एम, ए यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं और इसका ऐसे लेंगे तो इसका ऐसे आ जाएगा 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ई आ जाएगा, माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस का 1 और प्लस का ई होगा इक्वल, यहाँ मौजूद है v1 स्क्वायर अपॉन 2, इसका एल्सियम लेंगे तो इसका एल्सियम आएगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। 1 माइनस ई से एक टर्म ये कैंसिल हो जाने होने वाला है, यहाँ आ जाएगा माइनस का जी एम अपॉन ए और 1 से 1 कैंसिल
इंटू 2e इक्वल v1 स्क्वायर ओवर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4e अपॉन में 1 माइनस e। तो 2e से 2e कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से v1 का वैल्यू सॉल्व आउट होकर आ जाएगा हमारे पास। v1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट gm ओवर a इंटू 1 माइनस ये 1 प्लस e 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। दिस इज द वैल्यू ऑफ v1। सिमिलरली अगर हमको v2 का वैल्यू लिखना है तो v2 का वैल्यू लिखना हो जाएगा, यहाँ से इसी क्वेश्चन से निकालेंगे, v1 का वैल्यू पुट करेंगे, v2 निकालेंगे, तो v2 निकल के आएगा अंडर रूट gm ओवर a इंटू 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एट पेरिजी and this is the velocity of planet at apogee. Yes. And velocity of planet at perigee greater than the velocity of planet at apogee. Now we move towards Kepler's third law. Third Kepler's law is Kepler's third law. And Kepler's third law, केपलर ने अपने तीसरे लॉ में क्या कहा? केपलर ने कहा कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution of planet around the sun is always proportional to the cube of semi-major axis. Means केपलर ने अपने तीसरे लॉ में कहा कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स सपोज ये हमारा एक इलिप्टिकल पाथ है किसी जनरल प्लेनेट का। अब यहाँ प्लेनेट कुछ भी हो सकता है, मार्स, जुपिटर या अर्थ। ये सन मौजूद है, सन का पोजीशन है, तो सन के अराउंड प्लेनेट का अगर रिवॉल्व कर रहा है, सपोज प्लेनेट कहाँ पर, पेरिजी पर है, और फिक्स टाइम इंटरवल टी के बाद ये वापस कहाँ आता है, पेरिजी पर आ जाता है। तो इसका जो एरिया शिफ्ट होगा वो होगा पाई ए इंटू बी, ये होगा एरिया शिफ्ट। तो कह रहा है जब एक कंप्लीट साइकिल चलेगा तो उसका उस टाइम को क्या बोलेगा हम, टाइम पीरियड। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज डिस्टेंस एंड कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि ए की। अगर मान लीजिए एसेंट्रिसिटी 0 है तो बेसिक सी बात है, अब जो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्लेनेट होने वाला है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, तो अगर सर्कल के अप्लाई कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के लिए, तो मान लीजिए कि प्लेनेट है किसी दूसरे, मान लो कोई पार्टिकल प्लेनेट है, एक पार्टिकल है, वो किसी दूसरे पार्टिकल को सेंटर मानकर उसके अराउंड किसी r1 रेडियस में टेंजेंशियल वेलोसिटी v के साथ रिवॉल्व कर रहा है। तो इस r1 के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा t1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब। सिमिलरली कोई दूसरा पार्टिकल है, वो किसी सेंटर के अबाउट टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 से रिवॉल्व कर रहा है, v1 से रिवॉल्व कर रहा है। इसका टेम्परेचर यहाँ पर t2 है और इसका टेम्परेचर t1 है। ये रेडियस कितना है r2।
तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड T2 का स्क्वायर हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल होगा R2 के। अगर हम दोनों का रेशियो टाइप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं T1 ओवर T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 ओवर R टू द पावर 3। मीन्स अगर किसी सर्कुलर मोशन के लिए अप्लाई करना है तो हम इसको कैप्लर थर्ड लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेडियस का वैल्यू है तो टाइम पीरियड को लिखने का तरीका होगा स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इक्वल टू क्यूब ऑफ रेडियस। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।